एवरीवन, वेलकम टू जुरिस ज्ञान। और हम ले आए हमारी जजमेंट सीरीज, क्योंकि काफी बच्चों की रिक्वेस्ट आ चुकी थी मेरे पास कि मैम क्लैट पीजी का एग्जाम आ रहा है और उसके लिए जजमेंट्स हम कैसे प्रिपेयर करें, कहाँ से प्रिपेयर करें। तो ऑन माय यूट्यूब चैनल आई विल मेक श्योर कि आपके पास सारी लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट्स हो। ये हमारी सीरीज है, आज का हमारा डे 1 है। आज हम टॉपिक को कवर करेंगे, वो भी देखते हैं। उससे पहले 25 सितंबर और 1 अक्टूबर से हमारे पेड बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जिसके अंदर आपकी लाइव क्लासेस हैं, नोट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, वीकली टेस्ट हैं और उसके बाद आपकी कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी है। तो लिमिटेड सीट्स हैं उसके अंदर, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पूरा लिंक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। प्लीज जाके एक बार ही चेकआउट करना और ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा आज के लेक्चर को लेके कोई भी डाउट्स हो, कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ देना। आई विल मेक श्योर टू अटेंड ईच एंड एवरी डाउट। इस टॉपिक से रिलेटेड या इससे रिलेटेड कुछ और भी डाउट हो, यू कैन ऑलवेज लीव इट इन कमेंट। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइडेड होगा, आप वहां पे भी मुझसे क्वेरीज पूछ सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं हम लोग। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो बहुत इजी टॉपिक है वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। ओके, जजमेंट है हमारी मूल चंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर्स 2024 की जजमेंट है। अभी लेटेस्ट जजमेंट है ये हमारी, और ये डील करती है हमारे लिमिटेशन एक्ट से, जो कि है 1963 का एक्ट। और ये इन फोर्स आया था हमारे 1 जन 1964 में। ठीक है, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इससे पहले भी बच्चों को ये चीज बार बार कहती हूँ, मैं अभी भी यही चीज कहूंगी कि एक अपनी अलग डायरी बना लो, जिसके अंदर आप जजमेंट्स एक कॉलम, अमेंडमेंट्स सेकंड कॉलम। अमेंडमेंट्स की भी एक वीडियो मैं लेकर आऊंगी, जिसके अंदर मैं सारी अमेंडमेंट्स को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करके मैं आप लोगों को बताऊंगी। इट विल बी वेरी हेल्पफुल। कमिंग पैसेज ऑफ टाइम के साथ आपके बहुत सारे लैंडमार्क केसेस उसके अंदर भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ। तो नोटबुक बना लो, नोटबुक के अंदर एक आपके सारे लेजिस्लेशंस होने चाहिए, उनकी सारे की कौन से ईयर के अंदर कोई लेजिस्लेशन मेंशन्ड है वो चीज, और उसके साथ साथ इन्फोर्समेंट की जो डेट है, इन्फोर्स, ये दो चीजें जरूर मेंशन होनी चाहिए। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ये चीज आप कुछ भी, कोई सा भी एग्जाम लॉ से रिलेटेड करने जा रहे हैं, आप लॉ के फील्ड में कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, जजमेंट्स के लिए और अपना क्या कहते हैं, इनके लेजिस्लेशन के लिए और अमेंडमेंट के लिए, इन तीन चीजों के लिए एक अलग नोटबुक बना लो। साथ साथ मैगजिम्स के लिए भी एक अलग नोटबुक बना लो। ठीक है, तो ये जजमेंट है, ये हमारी डील करती है सेक्शन 5 से ऑफ योर लिमिटेशन एक्ट, जो कि आप सबको पता है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का सेक्शन है। ठीक है, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले सुनने में बहुत इजी सा है और है भी इजी, बट एक्चुअल मीनिंग क्या होता है इसका? एक डिले है आपका, आपको उसको कंडोन करना है। कंडोन यानी कि माफी देनी है आपको उसके लिए। ठीक है, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का कंसेप्ट हमारे घर की तरह है कि आपको इतने बजे तक घर पहुंचना ही पहुंचना होता है, और अगर आप इससे ज्यादा लेट हैं तो आपको अपना रीजन देना है उसके लिए कि आप क्यों लेट है। मम्मी पापा के सामने आपको ये रीजन देना है, और फिर आपका डिले कंडोन होगा कि नहीं, ये तो खैर भगवान ही जानता है। बट इट इज एग्जैक्टली सेम। वहां पे मम्मी पापा के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि आपके डिले को कंडोन करना है कि नहीं करना है, और यहाँ पे कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि आपके डिले को कंडोन करना है या नहीं करना है। ठीक है, अच्छा। इसके अंदर आती है आपकी दो चीजें, विजिलेंस एंड कॉज। ठीक है, दो चीजें हैं जिनसे हम कॉन्डोनेशन ऑफ डिले को देखते हैं। विजिलेंस यानी कि हमारी तरफ से कोई फॉल्ट तो नहीं था, वर वी एट द फॉल्ट,
कि डिले जो हुआ है उसमें हमारी कोई गलती नहीं। प्लस दूसरी चीज, जिस वजह से डिले हुआ, क्या वो कॉज सफिशिएंट है कि हम आपके डिले को कंडोन करें? मतलब क्या हमें वो मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? अब केस के ऊपर आते हैं, केस के फैक्ट्स देखते हैं। सी, आई टेल फैक्ट्स इन अ वे ऑफ स्टोरी, और आप इनको स्टोरी की तरह ही याद करो तो आपको ज्यादा से ज्यादा जजमेंट्स याद रहेंगे। मेरे खुद के साथ ये चीज होती है कि मुझे जजमेंट्स के नाम और फैक्ट्स याद नहीं रहते टिल द टाइम मैं उनको एक स्टोरी की तरह ना लर्न करूँ। सबका अपना पर्सनल होता है तरीका या लर्न वगैरह करने का। मेरा तरीका ये है कि मूलचंद्र जी जो है, मेरे एक जानने वाले हैं, उनका भी नाम है इसी तरीके से कुछ मिलता जुलता, तो मैंने तो उन्हीं के साथ ही करा याद। एनीवेज, स्टोरी की तरह करते हैं। तो स्टोरी क्या है कि इन भाई सबको कोई दिक्कत थी, कोई इनका राइट वाइट हो गया होगा इन्फ्रिंज, और इन्होंने हमारे वकील साहब हमें ही हायर करा, हमें नहीं मतलब नॉट मी, बट हाँ वकील जी को हायर करा, और इन्होंने कहा कि एप्लीकेशन वगैरह है, प्लीज आप इस एप्लीकेशन को फाइल कर दीजिए। सो द लॉयर दैट ही हायर्ड, द एप्लीकेशन वॉज फाइल्ड बाय हिम। आफ्टर दैट, lawyer, the counsel, without consulting Mr. Moolchandra, he withdrew the application. कोई होगी, कोई सेटिंग वगैरह होगी होगी, हो जाता है कभी कभी। ऑफेंड मत होना कोई भी, प्लीज, ठीक है? इट्स जस्ट अ वे ऑफ टेलिंग अ स्टोरी एंड लर्न इट। तो उन्होंने एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लिया, एंड द एप्लीकेंट wasn't aware about it. The applicant came to know about this after 1 year. 1 साल के बाद, उनको 1 साल से भी ज्यादा का ही टाइम था जब इनको ये चीज पता चली कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया है। द वेरी नेक्स्ट डे एप्लीकेंट, जो नेक्स्ट वर्किंग डे था, एप्लीकेंट उठे, he went to court and he filed the application along with the application of condonation of delay, giving the reason that I could not come because I wasn't informed by my counsel. कोर्ट कह रहे हैं कि अच्छा, ऐसी बात है, हमसे चालाकी कर रहा है, नहीं वो तो नहीं करने देंगे। तो कोर्ट, कोर्ट भी नहीं था, ट्रिब्यूनल है बेसिकली, दैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है, ट्रिब्यूनल था। और ये कह रहा है, ट्रिब्यूनल कह रहा है कि भैया हमसे चालाकी नहीं चलेगी। तो इन्होंने इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी कि यार तुम्हारे लॉयर है, तुम्हारा केस है, तुम्हें एटलीस्ट इतना तो ध्यान होना चाहिए ना, अपनी एप्लीकेशन का ध्यान वगैरह रखो कि कब हुआ कब नहीं हुआ, क्या हुआ केस के अंदर, पूछो तो सही। 1 साल के बाद तुम्हें जब बताया जा रहा है तब तुम्हें पता चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। अब द गाय न्यू, Mr. Moolchandra, he knew that he is not at fault. He was vigilant. He was not at fault. So he went through the way of writ application in High Court. कि ऐसे 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 मेरे साथ हुआ है, आई नीड कॉन्डोनेशन ऑफ डिले टू फाइल माई एप्लीकेशन। हाई कोर्ट वॉज ऑल्सो लाइक कि भाई हम तो ट्रिब्यूनल से भी बहुत ऊपर है, हमसे तो बिल्कुल नहीं चलेगी चालाकी, कैसे कर रहे हो तुम, नहीं चल सकता ये सब कुछ। तो उन्होंने भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन और जो इनकी रेट पिटिशन थी, दोनों चीजों को हटा दिया। एंड हाई कोर्ट हेल्ड दैट कैट इज राइट इन इट्स डिसीजन। फाइनली हमारे माई बाप के पास जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं ये, और कहते हैं सर ऐसे ऐसे हुआ है और कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन है, अब मैं क्या करूं? सुप्रीम कोर्ट कहते हैं टेंशन मत, हम हैं अभी, हम जिंदा हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट पूरा का पूरा मैटर पढ़ते हैं, समझते हैं, और वो इनकी एप्लीकेशन को अलाउ कर देते हैं। वो कहते हैं कि जो हाई कोर्ट है और ट्रिब्यूनल है, both High Court and Tribunal are wrong, and they are doing injustice to Mr. Moolchandra by denying him the right to file application and by rejecting his application for condonation of delay. Okay, अब देखते हैं जरा सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या चीजें बोली, बिकॉज आपके एग्जाम के अंदर इन जजमेंट्स के ये पर्टिकुलर पैराग्राफ्स ही आएंगे और आपको इन्हीं को फोकस करना है, ठीक है? चलिए, गिव मी जस्ट अ मोमेंट।
राइट, ठीक है। 3 पैराग्राफ्स हैं इस जजमेंट के अंदर जो मैंने फोकस करे हैं, बिकॉज आई फाइंड फ्यू ऑफ द वर्ड्स एंड फ्यू ऑफ द सेंटेंसेस वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल दीज 3 पैराग्राफ्स। जजमेंट पढ़ने का भी एक तरीका होता है। जजमेंट के अंदर आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, आपको ये पढ़ना है कि इश्यूज क्या थे, फिर आपको वो पैराग्राफ्स पढ़ने हैं वेयर द इश्यूज वर फोकस्ड, और द पैराग्राफ्स वेयर समवेयर द कोर्ट हैज लेड डाउन अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल, या उन्होंने कुछ हाईलाइटिंग बताया है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड या उस पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड। जजमेंट का वही पार्ट इंपॉर्टेंट होता है फॉर द पर्पस ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इरिस्पेक्टिव आप कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो, दिस इज द वे दैट यू शुड फोकस ऑन जजमेंट। एक जजमेंट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, कहीं पे वो लिमिटेशन एक्ट से भी डील कर रहा है, साथ साथ वो सीपीसी से भी डील कर रहा है, साथ साथ वो किसी और कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल से डील कर रहा होगा। देयर आर n number of issues that are formed in a judgment. You have to focus on the issue that is related to you. अगर आप लिमिटेशन एक्ट पढ़ रहे हो, ये वाली जजमेंट है, इसके अंदर हो सकता है कोई और इशू भी आया हो, तो हम इसको दोबारा भी पढ़ेंगे किसी और इशू के अंदर। अभी हम लिमिटेशन के अंदर फोकस कर रहे हैं तो हम लिमिटेशन पे भी फोकस करें। दैट इज द वे टू रीड जजमेंट। जनरली स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर हाउ टू रीड द जजमेंट, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट कि फोकस ऑन द पार्ट। पूरी जजमेंट के अंदर आप देखोगे आपको सबसे पहले फैक्ट्स मिलेंगे, सबसे पहले आपको सबसे टॉप पे टाइटल में आपके जो सब टाइटल्स होते हैं उसके अंदर ये चीज पता चल जाती है दैट द जजमेंट इज रिलेटिंग टू विच सेक्शन, विच लेजिस्लेशन, आपको वहीं पे पता चल जाता है। देन यू विल फाइंड फैक्ट्स, उसके बाद यू विल फाइंड इश्यूज, एंड उसके बाद इश्यूज के बीच में देर आर मेनी अदर जजमेंट्स, लैंडमार्क जजमेंट्स दैट आर रेफर्ड, प्रेसिडेंट्स दैट आर रेफर्ड बाय द लोअर कोर्ट, और उसके बाद आपका फाइनली जो मेन प्रिंसिपल लेड डाउन होता है दैट इज गिवन। यू हैव टू फोकस ऑन द मेन प्रिंसिपल दैट इज लेड डाउन। साथ साथ एक चीज और, आई एम सॉरी दैट आई फॉरगॉट दैट, बेंच का नाम, और इस केस के अंदर भी बेंच का नाम लिख लीजिए आप। बेंच है जस्टिस अरविंद कुमार एंड जस्टिस संदीप मेहता, इनके नाम जरूर रखना है। In future judgments, I might give you the name of judges who gave judgment in opposition. बहुत सारी ऐसी judgments होते हैं जहाँ पे जो opposing view है, जो minority view है, that is more important, that is more interesting, that is more interpretative than the whole judgment that has been given. तो वहां पे उनके ऊपर भी फोकस करना है। बहुत कम जजमेंट्स होती है ऐसे जहाँ पे माइनॉरिटी व्यू बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। वी विल डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो। ओके, चलो जजमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ कहता है, इट इज नॉट द लेंथ ऑफ डिले दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड व्हाइल एग्जामिनिंग द प्ली फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले, इट इज द कॉज फॉर डिले व्हिच हैज टू बी प्रोपाउंडेड विल हैव टू बी एग्जामिन्ड। दो चीजों पे फोकस करना, और यही दो चीजें याद रखना पेपर के अंदर अगर ये जजमेंट आएगी, यू विल नॉट बी कंफ्यूज्ड एट ऑल। ये चीज अगर दिमाग में रखो, रिपीटेशन इतनी बार होगी इस जजमेंट की कि आप ये जजमेंट नहीं भूलोगे। नॉट द लेंथ ऑफ डिले, कॉज फॉर डिले। हमें ये नहीं देखना, वी डू नॉट हैव टू फोकस हाउ लॉन्ग हैज इट बीन दैट द पर्सन, द एप्लीकेंट was not aware about the right or the delay that has been caused. It has to be the cause for delay that has to be focused upon. लेंथ से हमारा कोई लेना देना नहीं, कितना लंबा टाइम निकल गया हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। हमें देखना है कि वो जो टाइम निकला है, वो जो डिले हुआ है, उसका रीजन क्या था, उसके पीछे का रीजन क्या था, क्या कोई जेन्युइन रीजन था। हम घर में लेट होते हैं, इट्स रेनी सीजन, ट्रैफिक पूरा का पूरा है, दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, अब कहीं से भी निकलोगे यू कैन नॉट, डबल ट्रिपल अमाउंट ऑफ टाइम लगता है। सो इफ you tell your parents that, see, I was stuck in traffic over there, you can check, they will find it as a reasonable cause कि हाँ भाई जेन्युइनली है ये चीज। अब आप चाहे 2 घंटा लेट हो रहे हो, चाहे 3 घंटा लेट हो रहे हो, चाहे 4 घंटा लेट हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रैफिक था, आप कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर, यू कैन नॉट हेल्प योर सेल्फ।
राइट। तो लेंथ के ऊपर नहीं जाना है, हमें कॉज के ऊपर जाना है। कभी भी कोई जजमेंट को पढ़ते हो ना, डेली लाइफ एग्जाम्पल से उसको रिलेट करा करो, बहुत जल्दी समझोगे। वन ऑफ द वेरी वेरी यूजफुल टिप, आई टेल थिंग्स रिलेटेड टू माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस। बीइंग अ स्टूडेंट, जो भी चीजें मैंने फेस करी, मैं उसी के बेसिस पे आपको ये चीजें बताती हूँ। ठीक है, चलो। तो हमें लेंथ के ऊपर फोकस नहीं करना, कॉज फॉर डिले के ऊपर फोकस करना है। इफ द कॉज फॉर डिले वुड फॉल विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ सफिशिएंट कॉज, सफिशिएंट कॉज हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बिकॉज सफिशिएंट कॉज समझने के लिए हमें जजमेंट्स ही पढ़नी पड़ेंगी। इसके बहुत सारे सब कैटेगरीज है। Irrespective of the length of delay, same deserves to be condoned. If the cause for delay would fall within the four corners of sufficient cause, irrespective of the length of delay, same deserves to be condoned. अगर वो sufficient cause की कैटेगरी के अंदर आ रहा है, वो फोर कॉर्नर्स को फुलफिल कर रहा है सफिशिएंट कॉज के, तो फर्क ही नहीं पड़ता कि कितना टाइम लगा। हम लोगों को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि टाइम कितना गया, if there is sufficient cause. However, if the cause shown is insufficient, irrespective of the period of delay, same would not be condoned. सिंपल सी बात है। नेक्स्ट पैराग्राफ, if negligent पार्ट समझते हैं, ठीक है। If negligence can be attributed to the appellant, then necessarily the delay which has not been condoned by the tribunal and affirmed by the High Court deserves to be accepted. गलती, negligence अगर appellant की है, हमारी गलती अगर, कि हम भाई घूमने फिरने चले गए, कुछ खाने पीने के लिए रुक गए, घर पे जरूरत थी हमारी, हमारी गलती अगर ये, तो फिर जो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन रिजेक्ट करी है हाई कोर्ट ने और ट्रिब्यूनल ने, हम उसको, उस डिसीजन को एक्सेप्ट करेंगे। बट इफ देयर इज नो फॉल्ट at the doors of the appellant and cause shown is sufficient, then we are of a considered view that both tribunal and high court were in error in not adopting a liberal approach or justice oriented approach to condone the delay. अब वो ये सेम बात कह रहा है कि एप्पलेंट की कोई गलती ही नहीं है, उसके दरवाजे पे कोई गलती नहीं है, मम्मी मेरी कोई गलती नहीं है, जाम लगा हुआ है, मैं क्या करूं, डीटीसी खराब हो गई, बीच में खड़ी कर दी उसने, घर बस क्या करूं मैं, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। वहां पे हम लोग ये कहेंगे कि जो हाई कोर्ट है और ट्रिब्यूनल है, बोथ हाई कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल, दे दे हैव मेड एन एरर, उन्होंने गलती करी है in not adopting a liberal approach or justice oriented approach to condone the delay. अब यहाँ पे एक चीज और नोटिस करना है, यहाँ पे लिबरल अप्रोच और जस्टिस ओरिएंटेड अप्रोच लिखा हुआ है। ये चीज ये बताती है दैट अ जुडिशरी हैज शिफ्टेड स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्टेड व्यू से हटके वो एक लिबरल व्यू की तरफ जा चुके हैं जुडिशरी। This is what it means, that condonation of delay cannot be seen in strict sense. हर केस अपने आप में यूनिक है, हर केस के फैक्ट्स अपने आप में यूनिक है, तो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले उस हिसाब से नहीं चलता, ऐसा उस फैक्ट के अंदर हुआ था, उस केस के अंदर हुआ था, हमें नहीं करना, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, समझ आया? कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शंस में पूछ लेना, आई विल बी देयर टू क्लियर दोज डाउट्स। नेक्स्ट, मूविंग ऑन। अब हमारा थर्ड पैराग्राफ है। थर्ड पैराग्राफ के अंदर ऐसा कुछ समझने वाला है नहीं, क्योंकि सेम ही चीज है। दी ओनली थिंग दैट यू हैव टू फोकस अपॉन, जो कि आपसे कभी कभी एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, 425 डेज का डिले इस पर्टिकुलर जजमेंट के अंदर कंडोन करा गया था बाय सुप्रीम कोर्ट। 1 ईयर से भी ज्यादा का डिले हो गया, राइट? ठीक है, बस इसके अंदर इतना ही, ये चीजें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, आपके आर्टिकल 323A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ट्रिब्यूनल्स की बात करी गई है, और हमारे जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो उसी आर्टिकल के अंडर फॉर्म हुआ है।
इट इज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी। जुडिशियल बॉडी और क्वाजी जुडिशियल बॉडी में क्या डिफरेंस है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। ठीक है। किस लिए एस्टैब्लिश हुई थी? एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स एंड कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू द पब्लिक सर्विसेज एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड अदर अथॉरिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। रिक्रूटमेंट और जो सर्विसेज की कंडीशंस है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से डील करती हैं और यूनियन से डील करती हैं, उनके डिस्प्यूट्स को और उनकी कंप्लेंट्स को सुलझाने के लिए दिस वाज सेट। प्रिंसिपल बेंच जो है ये जीके के लिए है, आपकी जनरल। प्रिंसिपल बेंच जो है वो डील करता है आपकी जो गवर्नमेंट है दिल्ली के अंदर उससे। अच्छा, दिस इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। इट कंप्राइजेस ऑफ 19 बेंच एंड 19 सर्किट बेंचेस। सर्किट बेंच क्या होते हैं? सर्किट बेंचेस आर दोज बेंचेस जो कि बहुत फार ऑफ एरिया के अंदर या किसी रूरल एरिया में होते हैं, जहां पे केसेस होते हैं बट इतने ज्यादा नहीं होते केसेस कि वहां पे बेंच सेटअप हो सके। Circuit benches are basically those benches which are set up in rural areas or the areas where there are insufficient cases to set up a bench, particular bench. These are set up for particular period of time. जजेस ही होते हैं इसके अंदर, कोशिश करता है वो जाके वहां पे अपील और जितने भी मैटर्स हैं हाई कोर्ट के वो सुलझा दे उनको। ठीक है। एट प्रेजेंट यहाँ पे जो इनके चेयरमैन है वो श्री जस्टिस रंजीत वसंत राव मोर है, जो कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस है मेघालय के लिए। अगेन दिस इज जस्ट फॉर जीके। ठीक है। इसके बाद इसके अंदर एक्स्ट्रा है 69 मेंबर्स है, 34 जुडिशियल मेंबर है, 35 एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स है। ऑलराइट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपका क्योंकि इसके अंदर जजमेंट है और जजमेंट पे हम लोगों को सबसे ज्यादा फोकस करना है। एल चंद्र कुमार का केस था। इस केस के आने से पहले तक क्या हुआ था, what this case is telling about is that before this case the pattern, the channel of appeal for central administrative tribunal का कोई डिसीजन आया, उससे जो भी इंसान परेशान है या he feels that he has not been provided justice, तो उसको अपील करने के लिए आपको एसएलपी डालनी पड़ती थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बट आफ्टर एल चंद्र कुमार केस द चैनल हैज चेंज। पहले क्या होता था, कैट, एसएलपी, सुप्रीम कोर्ट। अब क्या होता है, कैट, रिट पिटिशन इन हाई कोर्ट और उसके बाद एसएलपी इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इस तरीके से चैनल चलता है। ऑलराइट, कैट के बारे में ये जनरल इंफॉर्मेशन है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। आर्टिकल आपको जरूर पता होना चाहिए 323A एटलीस्ट, इस पे फोकस करोगे यू विल बी एबल टू रिमेंबर दैट आर्टिकल 323A डील्स विद ट्रिब्यूनल्स। ए से याद कर लो, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यहां से याद करना 323। ठीक है। साथ साथ जजमेंट के साथ साथ पढ़ो हर चीज को। जजमेंट के साथ साथ जितना पढ़ोगे ना उतना याद होएगा। देर इज नो बेटर वे टू अंडरस्टैंड लॉ देन टू रीड इट वाया मेथड ऑफ जजमेंट्स। बिकॉज जजमेंट्स जब आप पढ़ते हो तो आप एक पर्टिकुलर केस से डील कर रहे हो, रिलेट करते हो उस केस से किसी ना किसी तरीके से, फैक्ट से, कोई आपको जानता हो, पहचानता हो किसी तरीके से, समझो आपने किसी भी XYZ तरीके से अपनी लाइफ से रिलेट कर लेते हो उससे। ऑल राइट, अब नेक्स्ट जो कि मैंने आपको ये चीज बताई थी दैट आई विल बी डीलिंग विद डिफरेंट लेजिस्लेशन एंड नॉट जस्ट द लेजिस्लेशन ऑन विच द जजमेंट फोकसेस। तो यहीं पे आर्टिकल 226 और 32 रेट्स से दोनों रिलेट करते हैं। हाई कोर्ट की रेट्स है ये, 32 सुप्रीम कोर्ट की रेट्स है। ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग, DMYNN इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। साइटेशन इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर। आजकल यूजीसी नेट के अंदर भी एनटीए बस साइटेशन ही पूछ रहा है, कौन सी आई है, किस कैटेगरी में है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स को पूछ रहा है। फोकस ऑन साइटेशंस प्लीज। ठीक है। 2015 की जजमेंट है और इसके अंदर जो बेसिक डिफरेंस है 226 और 32 के अंदर, दोनों ही रेट से डील करते हैं बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो लेट डाउन करा था, विच वॉज दैट 32 ओनली डील्स विद फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्समेंट while 226 also deals with other legal rights.
यहाँ पे आपका लिखा होगा ये इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और साथ साथ यहाँ पे हाई कोर्ट फॉर नॉट ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बट ऑल्सो ऑर्डिनरी लीगल राइट्स। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, सेक्शंस हैं जो हमने डील करे। अब इसके बाद हमें सेक्शन 5 के कुछ लेटेंट क्वेश्चंस को डील करना है, और उसके अलावा हमें सफिशिएंट कॉज की जो जजमेंट है उससे डील करना है, जजमेंट्स हैं एक्चुअली, उनसे डील करना है। तो आई होप कि आपको बेसिक चीजें समझ आ गई होंगी, सारी की सारी जो कुछ भी है इसके अंदर। आपका कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का एक टॉपिक हमने पिक करा। हमने कॉन्डोनेशन ऑफ डिले में सेक्शन 5 डील करा। सबसे पहले व्हाट वी स्टडीड, लिमिटेशन एक्ट से हमने डील करा। लिमिटेशन एक्ट की डेट कौन सी है? 1 जनवरी 1964 इज इट्स इन्फोर्समेंट डेट। बार बार रिपीटेशन करो, क्लास के एंड में पॉइंटर्स बनाया करो। व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग वी स्टडीड? लिमिटेशन एक्ट। It came into force on 1st January 1964. Next thing we studied is Section 5. Section 5 हमारा कॉन्डोनेशन ऑफ डिले से डील करता है। दो चीजें हैं उसके अंदर, एक विजिलेंट, दूसरा सफिशिएंट कॉज। इन दो चीजों के ऊपर कोर्ट जो है वो जजमेंट देता है। उसके बाद हम लोगों ने फैक्ट्स देखे, फैक्ट समझे केस के, क्या क्या थे, बेचारे के साथ कितना बुरा हुआ, ये सारी चीजें देखी। देन द सुप्रीम कोर्ट पैराग्राफ्स दैट वर इंपॉर्टेंट, हाईलाइटेड पार्ट नीड्स टू बी, एटलीस्ट जजमेंट का जो हाईलाइटेड पार्ट विल बी प्रोवाइडिंग, उससे जरूर फोकस करना और उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है। उसके बाद हमने कैट के बारे में पढ़ा। इट इज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी। आप लोगों को बताना है मुझे क्वाजी जुडिशियल और जुडिशियल बॉडी में क्या डिफरेंस होता है। इट इज फॉर योर ओन प्रैक्टिस, बताओगे अच्छी बात है। ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा 323A के अंदर कैट से हम डील करते हैं ट्रिब्यूनल्स के लिए। ठीक है। उसके बाद हम लोग आए 226 और 32 के ऊपर। यहाँ पे हमने जजमेंट पढ़ी इसके अंदर DM माइनन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की। ठीक है। कैट के अंदर एल चंद्र की भी जजमेंट थी, जिससे हमें ये चीज पता चला कि जो अपील का चैनल है कैट के थ्रू वो कब चेंज हुआ। एल चंद्र कुमार के केस से पहले हम लोग SLP से डील करते थे, कैट एंड देन SLP इन सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद हम लोग कैट, हाई कोर्ट रिट पिटिशन एंड देन सुप्रीम कोर्ट। ऑल राइट, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थोड़ा सा आपको रिलैक्स फील होएगा, इतना ज्यादा मुश्किल है नहीं जजमेंट्स को पढ़ना, बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। एंड आई मेक श्योर दैट आई एम कंसिस्टेंट विद यू गाइस, एंड मिलते हैं हर दिन। और अगर आपको इन जजमेंट्स के लिए भी लाइव क्लासेस चाहिए यूट्यूब के ऊपर, तो प्लीज डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन। आई विल मेक श्योर टू मीट योर एक्सपेक्टेशंस। थैंक यू, हैव अ गुड डे।